बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पाई चार्ट, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओजाइव्स। ओजाइव्स को कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहा जाता है। कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्यों? ये बेसिकली जो आप लोगों ने इससे पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाई थी ना, उसमें और उसमें इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ इस बात का है कि वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन रही थी एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज की मदद से, और ओजाइव्स बनती है कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की मदद से। सिर्फ इतना डिफरेंस। क्या आप लोगों ने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से लेस देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये पढ़ लिया था? ऐसे ही है ना? तो उन्हीं लेस देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का नाम होता है ओजाइव्स, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये याद रखना कि कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ही ओजाइव कहना है। अब देखिए इसमें कि the frequencies are accumulated at each level and are plotted against the upper class limits of each class, and the points are joined with a smooth curve. स्ट्रेट लाइन नहीं है, with a smooth curve। अच्छा, अब देखें उसने एक डाटा लिया, यहां से कहते हैं 0 to 100, 100 to 200 वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप देखिए मेरे पास क्लास बाउंड्रीज हैं, साथ में उन्होंने फ्रीक्वेंसीज बता दी। इन फ्रीक्वेंसी से हम लोगों ने कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की। 8 8 प्लस 17 25 25 प्लस 9 34 प्लस 5 प्लस 1, ये कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपके पास आ गई। अच्छा, अब क्या करना है हम लोगों ने? यहीं से ही देख के पता चल जाता है कि ये हमारे पास लेस देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। Am I right? तो मैंने आप लोगों से कहा था कि लेस देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमेशा अपर क्लास बाउंड्रीज गिवन होंगी। मतलब इनके साथ लिखा जाएगा लेस देन 200, फर्स्ट वाले के साथ लेस देन 100, इसी तरह से इधर 300, 400, 500। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब यहां पर जो उसने बात की है ना, ये सिर्फ लेस देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हवाले से की है। तो उसने आपसे कहा कि आपने तमाम क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को एक्यामुलेट करना है, और इस एक्यामुलेटेड फ्रीक्वेंसीज को उनकी अपर क्लास लिमिट्स, अपर क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट प्लॉट करना है, क्योंकि होती ही अपर क्लास बाउंड्रीज हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम इस तरह की शेप बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस के ऊपर आती हैं हमारी क्लासेस, 0 200 200 300 400 500, और वाई एक्सिस पे इससे पहले हम रखते थे फ्रीक्वेंसीज। आज हम लोग रखेंगे वाई एक्सिस पर कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने देखा कि लेस देन 100 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर, तो 100 पर जाएंगे और 8 के ऊपर हम लोगों ने ये निशान लगा दिया। अब देखिए 10 से ये थोड़ा सा नीचे था, 8 पे पहुंचा। फिर 200 लेस देन 200 25, तो 200 पे गए और 25 पे ये निशान आ गया। 300 पर, 400 पर, तो ये देखिए लाइन से थोड़ा सा नीचे है, और 500 पर, और जाकर इनको हम लोगों ने एक लाइन के जरिए आपस में कनेक्ट कर दिया। अब देखिए हमारा डाटा कहां से शुरू हो रहा था? क्या 0 से पहले कोई फ्रीक्वेंसी है? इसलिए 0 0 यहां पर आपस में आके मिल गए कि इससे पहले किसी किस्म की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है हमारे पास। ये बात क्लियर? अब ये जो आपने कर्व बनाई है, ये किसकी मदद से बनाई? इसीलिए इसे कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहेंगे। और ये कौन सी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाई? तो इसे लेस देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर
लेस देन ओजाइव्स कहा जाता है। एनी इशू? अच्छा, आपकी बुक में मोर देन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन हम मोर देन को बना सकते हैं। किस तरह से? अगर मैं बात करूं यहां पे मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट क्लास की मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास के लिए जी 32 में से 17 लेस करेंगे तो 15, 15 में से 9 लेस करें, 6 में से 5 लेस करें, ये इसकी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सी क्लास की बाउंड्रीज यूज की जाती थी? लेस देन, मतलब लोअर क्लास बाउंड्री, और वर्ड यहां पे लिखा जाएगा मोर देन 0, मोर देन 100, 200 जी। ये डाटा समझ आ गया? अच्छा, अब अगर इसको प्लॉट करना हो हम लोगों ने, तो इसको कुछ इस तरह से किया जाएगा। इसी के ऊपर ही मैं बना रहा हूं, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, 0 ये रहा, और इसके सामने फ्रीक्वेंसी क्या है? तो हम 40 के ऊपर जाके एक निशान लगा, फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। फिर 100, और वैल्यू क्या है? 100 और 32 पे जाएंगे, ये 32 हमें यहां पे मिलेगा, 30 से थोड़ा सा ऊपर। 200 के साथ, 200 के साथ 15 हमें इधर आके मिलेगा। 300 के साथ 6, 400 के साथ ये 1 यहां पे मिल गया। ये बात समझ आ गई? और इसका लिए ओजाइव्स कुछ ही इस तरह से हमारे पास बनेगी। अब ये आपकी बुक में नहीं थी, आप खुद इसको बना सकते हैं। और इसका अब क्या नाम होगा? मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या मोर देन ओजाइव्स। बात क्लियर? अच्छा, अगर आप लोग देखें, हमने कहा था लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसीज असेंडिंग ऑर्डर में होगी, जबकि मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में फ्रीक्वेंसीज तो ओजाइव्स अगर अपवर्ड मूव करेगा तो ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, और अगर ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये मोर देन। क्लियर? एनी इशू? आई होप कि आपको ओजाइव समझ आ चुका है। गुड। अच्छा, अब इसकी मदद से भी ना आप लोग उन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं जो आप लोग हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पढ़े थे, कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स इस रेंज से इस रेंज के दरमियान है, या लेस देन है, या मोर देन है। अब वो सारे आंसर इसकी मदद से कर सकते हैं। सपोज अब अगर मैं बात करूं सिर्फ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की, या लेस देन ओजाइव्स, लेस देन ओजाइव्स की, सिर्फ ब्लैक लाइंस को आप लोगों ने देखना है। अगर यहां पर देखें और आपसे पूछा जाए कि भाई लेस देन 300 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, तो आपने ये 300 पे जाना है, ये लेस देन ही है, यहां से वैल्यू पिक पिक की, और यहां से आके देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्या वैल्यू मिली, 34, तो आप लोग कह देंगे लेस देन 300 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 34, नंबर ऑफ वैल्यूज आर 34। ऑलराइट, अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए कि मोर देन 200 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर, तो आप 200 के पास गए, यहां से आपने ये वाली वैल्यू पिक की, यहां से आपने इधर देखा कि आपको क्या वैल्यू मिल रही है, इधर से 25, लेकिन ये आपके पास लेस देन 200, आपके पास 25 है। आपसे पूछा गया मोर देन, तो यहां से आपको टोटल का पता चलेगा कि टोटल हमारे पास 40 है, 40 में से 25 नहीं बताना, तो आप उसे आंसर क्या करेंगे? 15। गॉट इट?
इसी तरह से अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इन बिटवीन, कोई भी आपसे वैल्यू पूछ ली जाए कि भाई हमें बताएं कि 100 और 300 के दरमियान टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप 100 के लिए यहां पे गए, क्या वैल्यू मिली, और 300 के लिए आप जहां पे गए 34, इन दोनों का आप डिफरेंस ले लेंगे और वैल्यू आ जाएगी 26। ऑल राइट, एनी शो बता देंगे ना ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स। ओजाइव्स के बाद ये इंटरप्रिटेशन उन्होंने बताई कि ईच पॉइंट ऑन द कर्व शोज हाउ मेनी वीक्स had sales of less than the corresponding sales value. It's a less than ogive. अब वो बताता है कि हमें इससे पता चलता है कि कितने ऐसे वीक्स हैं जिनमें हमारी सेल्स, सपोज अगर 300 की बात करूं तो वो कहता है 34 ऐसे वीक्स हैं कि हमारी सेल्स की वैल्यू 300 से लेस देन रही। कहते हैं हर पॉइंट की इंटरप्रिटेशन ये है। हमारे पास 25 ऐसे वीक्स हैं जिनमें हमारी सेल्स की वैल्यूज 200 से लेस देन रही। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्टाइल्स या क्वांटाइल्स, और ये हम लोग जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, अभी आप लोगों को इसकी समझ नहीं आएगी तो हम लोग इस सारे को स्किप कर रहे हैं। हम लोग ये फ्रैक्टाइल्स वगैरह ओजाइव्स की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने फ्रैक्टाइल्स पढ़े नहीं है, चैप्टर 8 में करेंगे। तो यहाँ इस डाटा का मतलब भी आपको चैप्टर 8 में ही समझ आएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन के हवाले से हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेम एंड लीफ प्लॉट्स, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले से हम लोग अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? आप लोगों ने देखा स्टार्ट में जो हमारे पास डाटा मौजूद था, हम लोगों ने 100 सेल्समैन का डिस्टेंस कलेक्ट किया था, तो उसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग लेकर गए तो हमें पता चला कि 480 to 500 नंबर ऑफ सेल्समैन आर 13, 500 to 520 नंबर ऑफ सेल्समैन आर 22। ये सारा डाटा हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मौजूद था। और आपको याद होगा कि इस डाटा को बनाने के लिए हम लोगों ने टैली मार्क्स का भी इस्तेमाल किया था। क्या हमने कहा था कि रॉ डाटा से आप लोग, जरूरी नहीं है कि अरे आप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। हमने कहा कि अगर आपको चाहिए डाटा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में तो आप ग्रुप से बना लें, उसके बाद टैली मार्क्स का सहारा लें और आपको फ्रीक्वेंसीज का पता चल जाएगा। ऐसा है ना? लेकिन मैंने आपको ना इसका ड्रॉबैक बताया था। मैंने आपसे कहा था कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ये तो पता है कि भाई 480 से लेकर 500 तक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 13 हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं कौन सी। इस बात का आइडिया नहीं है। तो यहां पर हमारी एक्चुअल वैल्यूज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ये बस पता होता है कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये नहीं पता होता कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है। तो इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए हम लोग आए स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले हमारे डाटा की एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम डाटा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक्चुअल वैल्यूज का भी पता होता है और क्लासिफिकेशन भी साथ साथ हो रही होती है, ग्रुप्स का भी हमें पता होता है। तो डाटा को स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, वो आता है हमारे पास कुछ इस तरह, ये चीज। अब इसको बनाने का मेथड क्या होता है, इसमें आप लोग देखें कि आप लोगों ने ना सबसे पहले स्टेम, मतलब आपने इस तरह की एक डायग्राम बनानी होती है, ये इस तरह से, ये कुछ ऐसे, वह लेफ्ट हैंड साइड सिंगल कॉलम आपने रखना है और राइट हैंड साइड पे अच्छी खासी स्पेस मौजूद होनी चाहिए, मतलब सिर्फ 2 पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर देना आप लोगों ने इसको। यहां पर आपके पास आता है स्टेम और यहां पर आता है लीव्स, जैसे दरख्त के तने और पत्ते। अब तना तो एक होगा लेकिन पत्ते काफी सारे निकले हुए होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने स्टेम देखना है, उसके साथ लीव्स, उसके साथ काफी सारे आ सकते हैं। अब इसको बनाया कैसे जाता है, आप लोगों ने अपने डाटा में से, इवन के चाहे रॉ फॉर्म में डाटा क्यों ना हो, सिर्फ 2 वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है और वो 2 वैल्यूज होती हैं आपके डाटा की मिनिमम वैल्यू और आपके डाटा की मैक्सिमम।
मिनिमम वैल्यू, अब हम लोगों ने स्टार्ट में भी देख लिया था, हमारे डाटा की जो मिनिमम वैल्यू है ना वो है 481, और हमारे डाटा की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमारे पास थी 594। आपने स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाने के लिए ये दो वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी। अब हर नंबर में स्टेम भी मौजूद है और लीफ भी मौजूद है। यहां पर अगर आप लोग देखें, हमारे पास जो डाटा होता है ना वो स्पेसिफिक रेंज के अंदर आता है। वह आपके पास रैंडम डाटा नहीं होगा कि सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, नहीं, ऐसा नहीं है। या तो सारे 2 डिजिट होंगे, ये सारे के सारे आप लोगों के पास 3 डिजिट होंगे, या सारे के सारे 4 डिजिट होंगे। इस किस्म का डाटा आपके पास मौजूद होगा। अब आपके पास जो डाटा था उनमें तमाम तर ऑब्जर्वेशन 3 डिजिट्स में थी। आपने हर नंबर में से स्टेम को भी अलग करना है, लीफ को भी अलग करना है। तो याद रखिए कि जो यूनिट प्लेस का नंबर है ना हमारे पास, वो हमारा लीफ है। यूनिट प्लेस का मतलब हर नंबर की राइट हैंड साइड का जो डिजिट है वो लीफ का पार्ट बनेगा, और रिमेनिंग पार्ट आपका स्टेम बन जाता है। तो आप ये देखें कि भाई अगर मेरे पास 481 है ना, तो ये जो 1 है ना ये लीफ का पार्ट बनेगा, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है 48, ये क्या कहलाएगा, ये स्टेम बनेगा। इसी तरह से 594 में 4 लीफ बन जाएगा और 59 स्टेम बन जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब आपने क्या करना है, मिनिमम नंबर से आपको मिलेगा मिनिमम स्टेम, मिनिमम नंबर से आपको मिलेगा आपके डाटा का मिनिमम स्टेम, और मैक्सिमम नंबर से आपको मिलेगा आपके डाटा का मैक्सिमम स्टेम। मतलब मेरे पास स्टेम 48 से लेकर 59 तक है, तो आप लोगों ने अपने स्टेम के कॉलम में 48 से नॉन स्टॉप 59 तक तमाम नंबरिंग कर लेनी है, बिल्कुल ऐसे ही। किसी भी नंबर को आपने स्किप नहीं करना, चाहे आपके डाटा में है या नहीं। ये बात समझ आ गई है? क्या स्टेम लिख लोगे आप लोग? अच्छा, अब बारी आती है लीफ के लिखने की। लीफ के लिए अब आप लोगों ने जाके देखना होता है अपनी वैल्यूज को। जैसा कि भाई मेरे पास देखें एक वैल्यू मिल गई 481, सपोज कि मेरे पास ये एक वैल्यू आ गई 481। अब मैंने क्या करना है कि मैं देखूंगा इसका स्टेम क्या है, मैं 48 के पास जाऊंगा और जाकर उसके साथ लीफ के कॉलम में 1 लिख दूं। ये बात समझ आई? मुझे एक वैल्यू मिली 527, मैं देखूंगा इसका स्टेम क्या है, मैं 52 के पास जाऊंगा और उसके लीफ के कॉलम में 7 लिख दूंगा। बात क्लियर? मुझे एक वैल्यू मिल गई सपोज के 569, अब क्या कैसे रिकॉर्ड करूंगा, मैं 56 के स्टेम के पास जाऊंगा और उसके लीफ के कॉलम में जाकर 9 लिख। ऑलराइट, तमाम वैल्यूज के साथ मैंने ऐसे ही करना है कि हर वैल्यू के स्टेम के पास जाऊंगा और लीफ के कॉलम में उसका यूनिट प्लेस का नंबर लिख। बात क्लियर हो गई? और ये डाटा फिर उसने अरेंजमेंट की फॉर्म में लिख दिया। पूरे डाटा को अरेंज करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप अपने पास लीफ लिख लें, सपोज ये लीफ आपके पास ना रैंडम सिचुएशन में आ सकते थे, इन सिर्फ 2-4 वैल्यूज को अरेंज करना आपके लिए इजी होता है। आप इजीली इसको अरेंज करके रख सकते हैं 1 2 6 6 7 9। अब आपको ये सारे का सारा कंप्लीट डाटा भी मिल गया, वैल्यूज भी सारी मौजूद हैं, रे ऑफ डाटा में भी मौजूद है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाएगा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाएगा। ये स्टेम एंड लीफ हमारे लिए ज्यादा यूजफुल डाटा होता है कि हमें अपने तमाम तर वैल्यूज का पता चल रहा है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई ये वैल्यूज क्या लिखी हुई हैं, आपसे पूछा जाए कि भाई ये वैल्यू क्या है, तो आपसे क्या बताओगे? आपसे कहोगे 512, आप 2 नहीं बोलोगे। मतलब हर लीफ की वैल्यू को उसके स्टेम के साथ पढ़ा जाता है, हर लीफ की वैल्यू को उसके स्टेम के साथ। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताएं ये वैल्यू क्या लिखी हुई है,
तो आप कहेंगे 549, आपके पास ये वैल्यू मेंशन है। ये बात क्लियर। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपकी फर्स्ट रो में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो आप लोग सिर्फ लीफ काउंट करके दोगे, स्टेम को काउंट नहीं करोगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताने के लिए सिर्फ लीफ काउंट किए जाते हैं। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट रो के अंदर मेरे पास 6 ऑब्जर्वेशन हैं। कौन कौन सी? 481, 482, 486, 486, 487 एंड 489। आप उसे बता दोगे कि भाई मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन मौजूद है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा फिर सुने, मैंने आपसे कहा कि ये ग्रुप्ड, अब देखें क्या आपको एक्चुअल वैल्यूज की समझ आ नहीं गई। मैंने आपसे कहा कि ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो बेटा ये जो 480 है ना, 48, ये 48 बेसिकली आपकी क्लास 482 489 तक के डाटा को रिप्रेजेंट करता है। कि हर वो वैल्यू जो 480 से लेकर 489 तक है ना, वो इस क्लास में मौजूद है। 49 क्या डिनोट कर रहा है? 492 99, फिर 502 500, फिर 10 टू, ये देखें क्या क्लासेस नहीं बन रही। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई फर्स्ट क्लास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप कह देंगे 6, सेकंड में 7, ऑलराइट, थर्ड में ये काउंट करेंगे, फोर्थ के लिए ये काउंट करेंगे। अब देखिए आपने जो क्लास बनाई हुई थी वो क्लास कहां से कहां तक की थी? 482 500, जो एक्चुअल क्लास जो आपने बनाई हुई थी। ये देखें कितनी ऑब्जर्वेशन थी? यही 13 ऑब्जर्वेशन का पता हमें यहां से चल गया, लेकिन हमें यह भी पता चल गया कि एक्चुअल वैल्यूज कौन सी। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? स्टेम में लीफ डिस्प्ले में कोई इशू? अब स्टेम में लीफ डिस्प्ले अगर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, तो आप कौन सी वैल्यू बताएंगे? फर्स्ट स्टेम, फर्स्ट लीफ आपने उसे बताना है। तो वो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी? 481। और अगर आपसे पूछा जाए आपके डाटा की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, लास्ट स्टेम को लास्ट लीफ के साथ 594। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर, तो आप लोगों ने स्टेम को काउंट नहीं करना, तमाम लीफ काउंट कर लेना। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बन जाएंगी 100। बात क्लियर? अच्छा अब अगर मेरे पास ये मैंने स्टेम में लीफ बनाया हुआ हो, सपोज कि यहाँ पे है 5 6 7 8 9, 2 डिजिट डाटा है मेरे पास। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 1 3 7, यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 2 2 8 लिख दिया, और इसी तरह यहाँ पे मैंने 1 3 3 लिख दिया। और अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर इन सेकंड रो, तो आप क्या कहेंगे? हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर इन सेकंड रो या विथ स्टेम 6, तो आप लोग क्या मुझे ऑब्जर्व आंसर करेंगे? 0। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर इन थर्ड रो, तो 0 ये नहीं डिनोट करता कि ऑब्जर्वेशन कोई नहीं है। 0 इटसेल्फ एन ऑब्जर्वेशन। ओके, मतलब ऐसा हो सकता है कि मिनिमम वैल्यू 51 थी, मैक्सिमम वैल्यू 93 थी, मैं फिर 5 से लेकर 9 तक तमाम लिख दूंगा। ऐसा हो सकता है कि 6 टर्म के साथ कोई वैल्यू ही ना हो, तो मैं उसके सामने डैश लगाऊंगा, मैं 0 नहीं लगाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने ये 0 लगा दिया ना, तो ये 60 बन जाएगा, ये 70 बन जाएगा, वो एक ऑब्जर्वेशन है। गॉट इट? 6 नहीं है बेटा, 6 कुछ भी नहीं है, 6 टर्म के साथ कुछ है ही नहीं। मतलब 60 से लेकर 69 तक कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, और स्टेम
वैल्यूज नहीं होती, लीफ वैल्यूज होती। लीफ नहीं है तो मतलब कोई वैल्यू नहीं है। नहीं है तो फिर तो जीरो आना चाहिए था ना। जीरो अगर लगाते, जीरो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर जीरो, लेकिन वो जीरो आप यहां पे नहीं लिख सकते। यहां पे अगर मैंने जीरो लिख दिया ना तो ये एक वैल्यू बन गई है जिसको मैं 70 पढ़ूंगा। अब इसको मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, इसलिए मैंने एक डैश के साथ और एक जीरो के साथ बताया। क्लियर? कोई इशू? स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, चैप्टर नंबर 8। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इन केस इनसे रेलिवेंट आपकी स्टडी टेक्स्ट में कोई ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए तो आपने स्किप कर देने अभी के लिए। ये जब चैप्टर नंबर 8 पढ़ लेंगे तब आपको ये बात समझ आएगी, इससे पहले आपको नहीं समझ आ सकती। मैं पढ़ाऊंगा लेकिन चैप्टर नंबर 8 के बाद। ये सारा हम लोगों ने स्किप कर दिया। इसके बाद ये एग्जाम्पल्स वगैरह भी अभी आप लोगों ने रहने देना है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ, सेमी लॉग ग्राफ। आपकी बुक में क्या सेमी लॉग ग्राफ है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो। जी, टाइम सीरीज ग्राफ को यूज किया जाता है कंपैरिजन पर्पस के लिए। तो ये बात आपने याद रखनी है। इन केस आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि भाई कंपैरिजन पर्पस के लिए कौन सा ग्राफ हम यूज कर सकते हैं, तो वो है टाइम सीरीज ग्राफ। ऑल राइट। अच्छा, अब यहां पर देखें कि टाइम सीरीज ग्राफ के लिए कहता है अगर एक्स एक्सिस के ऊपर आपको टाइम मिल जाए तो समझ लेना वो टाइम सीरीज ग्राफ है। वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी वैल्यू हो सकती है कि आप कंपैरिजन किस चीज का कर रहे हैं। आप सेल्स की वैल्यूज का कर रहे हैं तो सेल्स मिल जाएंगी। आप प्रॉफिट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। आप मार्क्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो वाई एक्सिस पे कोई भी वैल्यू आपके पास हो सकती है, लेकिन एक्स एक्सिस पर हमेशा आपको टाइम मिलेगा। अच्छा, ये टाइम वाई एक्सिस पे भी नहीं हो सकता क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसने हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहना होता है। जबकि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ऑलराइट, सेल्स डिपेंड कर रही होती हैं, प्रॉफिट डिपेंड कर रहे होते हैं, मार्क्स डिपेंड कर रहे होती हैं, ये वाई एक्सिस के ऊपर लिखे जाते हैं। जबकि टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपको एक्स एक्सिस के ऊपर तो हमेशा जाके टाइम मिलेगा। जब एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे एक्चुअल वैल्यूज मिल जाएं तो समझ लेना टाइम सीरीज ग्राफ है। ऑलराइट। और ये कंपैरिजन जरूरी नहीं कि दो डिफरेंट चीजों का आपस में कंपैरिजन हो, ये बात जरूरी नहीं है। जैसे इन्होंने किया कि कंपनी ए का कंपैरिजन कंपनी बी के साथ किया, आप कर सकते हैं कंपैरिजन, लेकिन टाइम सीरीज ग्राफ के मुताबिक आप अपना कंपैरिजन अपने माजी के साथ भी कर सकते हैं। क्या हम लोग प्रीवियस डे पे क्या थे और हम आज क्या हैं, हम फर्स्ट ईयर में क्या थे, हम सेकंड ईयर में क्या थे, हम थर्ड ईयर में क्या हैं। आप अपना कंपैरिजन भी अकॉर्डिंग टू टाइम कर सकते हैं, लेकिन टाइम के मुताबिक आप किसी और के साथ भी अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। यहां पर उसने आपको सेल्स का डाटा दिया, कहते हैं फर्स्ट 5 ईयर से आपके पास और कंपनी ए की जो सेल्स हैं वो 2, 4, 8, 16, 32 मिलियंस हैं। जबकि कंपनी बी की जो आपके पास सेल्स आ रही हैं वो 5, 10, 15, 20, 25 है। अब कहते हैं इसका कंपैरिजन करें। अब ये डाटा इसी तरह बताया जा सकता था टैबुलेशन की फॉर्म के अंदर। क्या आपको सेल्स वगैरह का पता नहीं चल रहा? इजीली पता चल रहा है। क्या आपको नहीं पता चल रहा कि कब कंपनी ए का की सेल्स ज्यादा है और कब कंपनी बी की सेल्स ज्यादा है? चल रहा है ना। लेकिन इसी को हम लोगों ने दूसरे मेथड में रिप्रेजेंट करना है जिसे कहा जाता है टाइम सीरीज ग्राफ। अब अगर आप लोग यहां पर देखें ना, कंपनी ए की सेल फर्स्ट ईयर में कम है,
कंपनी ए की सेल्स सेकेंड ईयर में भी कम है, थर्ड ईयर में भी एज कंपेयर टू कंपनी बी कम है, फोर्थ ईयर में भी कम है, फिफ्थ ईयर में ज्यादा है। ऐसा ही है ना। अच्छा यहां पर और कंपनी ए में ए और बी का कंपैरिजन करें तो आप देखें कि यहां पर कितनी सेल्स का इंक्रीज हुआ, यहां पर कितनी सेल्स का इंक्रीज हुआ, यहां पर, यहां पर, जबकि इधर अगर आप लोग कंपेयर करें क्या आपको ये फर्क नजर आया है? अच्छा अब इस फर्क का मतलब क्या है? दोनों कंपनीज ग्रोइंग पोजीशन पर हैं, दोनों के प्रॉफिट्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ज्यादा होते हैं, है ना ऐसा। लेकिन अगर आप लोग कंपनी बी को देखें तो कंपनी बी ने अपनी प्रोग्रेस को कांस्टेंट रखा हुआ है कि हर साल 5 मिलियन का इंक्रीज लेकर आना है, क्या ऐसा नहीं है? जबकि कंपनी ए को देखें, प्रोग्रेस कर रही है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर से ज्यादा प्रोग्रेस शो करती है। अब देखिए फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आई कंपनी है तो उसने सिर्फ 2 मिलियन की सेल्स इंक्रीज की, जब सेकंड से थर्ड पे आई ना सिर्फ सेल्स में इंक्रीज किया बल्कि 4 मिलियन से, ऐसे ही है ना। फिर जब थर्ड से फोर्थ पे गए इंक्रीज किया लेकिन 8 मिलियन से। ऑलराइट, तो जब इनका ग्राफ बनाने लगेंगे बेटा जहां पर होता है ना कांस्टेंट इंक्रीज उसका ग्राफ बनता है हमेशा स्ट्रेट लाइन, जहां पर कांस्टेंट इंक्रीज होता है वहां पर ग्राफ बनता है हमेशा स्ट्रेट लाइन। तो कंपनी बी का जो आपको ग्राफ नजर आएगा ना ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक वो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा। और अब हमेशा याद रखना कि स्ट्रेट लाइन से मुराद होता है कांस्टेंट चेंज। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड होगी तो कांस्टेंट इंक्रीज को शो करेगी और अगर डाउनवर्ड होगी तो कांस्टेंट डिक्रीज को शो करेगी। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा अब कंपनी ए को देखें, भाई इंक्रीज इसमें भी है, इसका भी ग्राफ जाएगा अपवर्ड लेकिन स्ट्रेट लाइन के तौर पे नहीं जाएगा क्योंकि कांस्टेंट इंक्रीज नहीं था। जहां पर आपके पास ये कर्व की शेप में जाएगा, अब अपवर्ड जा रहा है तो ये ग्रोथ को शो कर रहा है लेकिन कर्व की शेप में जा रहा है तो मतलब कांस्टेंट ग्रोथ नहीं है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब इस ग्राफ से भी हमें इन्हीं बातों का पता चल जाता है कि भाई फर्स्ट 4 इयर्स बल्कि इवन के फिफ्थ ईयर के भी एंड से पहले तक अगर आप इसको यहां पर देखें तो 4.5 साल के भी बाद तक कंपनी बी का प्रॉफिट ज्यादा रहा है, ऐसे ही है ना। और कंपनी ए का प्रॉफिट कम रहा। लेकिन जैसे ही कंपनी ए ने कंपनी बी को क्रॉस किया फिफ्थ ईयर में तो ज्यादा अमाउंट के साथ उसने क्रॉस किया है। ऑल राइट, अब कंपनी ए की प्रोग्रेस सबसे ज्यादा होगी और आने वाले तमाम ईयर्स में कंपनी ए की प्रोग्रेस सबसे ज्यादा है और कंपनी बी ने हमेशा कम रहना है। अब उससे कंपनी ए को स्टार्ट में इनिशियल फेज के ऊपर थोड़ी सी मुश्किलात का सामना था तो उसने वो 4 साल बर्दाश्त किए, लेकिन उसके बाद जो उसका ग्रोइंग ट्रेंड है ना वो बहुत अच्छा है, जबकि कंपनी बी एक कांस्टेंट फ्लो के साथ चल रही है। एनी शो, अब इस कंपैरिजन को इस ग्राफ को कहा जाता है टाइम सीरीज ग्राफ। ऑलराइट, अच्छा अगर आपने यहां पे गौर किया हो तो हम लोगों ने जो कंपैरिजन किया वो एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान चेंज को देखा है। एम आई राइट? तो अगर हम लोग कंपैरिजन करें एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज से मुराद होता है एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान चेंज, उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट चेंज। तो इसके लिए हमेशा टाइम सीरीज ग्राफ यूज होता है। टाइम सीरीज ग्राफ,
और अगर हम लोग कंपैरिजन करें रेट ऑफ चेंज का, क्या मतलब कि ये देखें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक प्रोडक्ट है उसकी आज प्राइस थी 80 रुपीज, प्राइस में चेंज आया और वो प्राइस हो गई 96 रुपीज। अब आप यही इंफॉर्मेशन दो तरह से दे सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि प्रोडक्ट ए की प्राइस में 16 रुपीज का इंक्रीज आ गया, ये आप बता रहे हो एब्सोल्यूट चेंज। ये बताने के लिए आप टाइम सीरीज ग्राफ यूज करोगे। लेकिन अगर आप इसी इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरह से कहो कि प्रोडक्ट ए की प्राइस में 20% का इंक्रीज है, देखो 16 का चेंज है ना, 16 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 20% बनता है। आप जब ये कहेंगे ना कि 20% का इंक्रीज है, ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज। कि जब आप लोग चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बयान करते हो, ये रेट ऑफ चेंज कहलाता है। तो इसके लिए यूज किया जाता है सेमी लॉग ग्राफ। अब ये बात आपकी बुक में नहीं थी, लेकिन आपने सिर्फ इतना सेमी लॉग ग्राफ क्या होता है, किस तरह बनता है, वो बातें रहने दें, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको इतनी बात याद हो कि जब कंपैरिजन के लिए एब्सोल्यूट चेंज को देखा जाए तो टाइम सीरीज ग्राफ यूज करना है, और जब कंपैरिजन हो रहा हो रेट ऑफ चेंज के दरमियान, मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने सेमी लॉग ग्राफ यूज करना है। अच्छा, टाइम सीरीज ग्राफ के लिए मैंने आपसे कहा था कि एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम और वाई एक्सिस पर एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। लेकिन सेमी लॉग ग्राफ की क्या पहचान होती है कि एक्स एक्सिस पे टाइम है लेकिन वाई एक्सिस पर लॉग की वैल्यूज होती हैं। ऑल राइट, वाई एक्सिस के ऊपर उसने लॉग की वैल्यूज रखी हों तो समझ लेना कि वो आपके पास सेमी लॉग ग्राफ। कर लोगे डिस्टिंग्विश? नेक्स्ट देखें, शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 8। मतलब मुझे नहीं समझ आया कि बुक बनाने वाले ने क्या सोच के ये बुक अरेंज की है कि ऐसी बात जो आपको बताई ही नहीं गई उसकी इंफॉर्मेशन उसने पहले दे दी है। मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जिसके लिए पहले चैप्टर 8 का पढ़ना जरूरी था, और ये टॉपिक अगर चैप्टर 8 के एंड पर होते तो बेहतरीन थे वहां पर, तो उन्होंने उठा के इधर दे दिए। तो हम लोग चैप्टर 8 पढ़ने के बाद इनको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको वहां पर समझ आ जाएगी, बल्कि इसने बहुत कम लिखा हुआ है, हम इससे कई गुना ज्यादा पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए आपको करना पड़ेगा वेट। और हमारा चैप्टर नंबर 7 हो गया कंप्लीट। आप लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आज सॉल्व करने हैं। एक तो आपने जितना हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। सबसे पहला काम आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है कि हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा, और जो नोट्स मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं आप लोगों ने वो भी साथ साथ करने हैं। ओके, जितना, क्योंकि बुक में इतना कुछ नहीं लिखा हुआ था, बुक में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने पढ़ी। आपने उनको अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर 7 के सारे एमसीक्यू सॉल्व करके आने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इनसे रेलिवेंट डिस्कशन करेंगे कि क्या कुछ लिखा। अब देखिए काफी सारे एमसीक्यूज आपने वैसे ही देखते ही स्किप कर देने हैं, जैसे ये 33 से लेकर ऑनवर्ड, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ये आपने वैसे ही स्किप कर दिए। इसी तरह जहां पे ये क्वार्टाइल्स की बात कर रहे हैं तो ये फ्रैक्टाइल्स वगैरह हमारे पास, ये भी देखते ही आप लोगों ने स्किप कर देने हैं। तो इन टोटल 38 क्वेश्चन हैं, उनमें से भी कोई 10+ क्वेश्चन आपने स्किप कर देने हैं। तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते, मतलब कोई बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है ये आप लोगों के ऊपर। आपने मैक्सिमम 25 to 26 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।